सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 29 सितंबर को इसका पेपर होने वाला है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी है कि मैं आप लोगों के सामने लगातार उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की विभिन्न विषयों के ऊपर वीडियो बनाते हुए आ रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं मनोविज्ञान को। और ये लगभग मेरी 7वीं वीडियो है दोस्तों। इससे पहले 6 वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। और उसमें मैं उन क्वेश्चनों को शामिल करता हूं जो परीक्षा में पूछे जाने वाले होते हैं, या महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप कह सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों का सृजन किया हुआ है, या ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूर्व एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी पूरी पूरी संभावना इन क्वेश्चनों की है। तो आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। CDP करके प्ले लिस्ट है मेरे उसमें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध और भी करूंगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किस एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। आपको पता ही है कि जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किस एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है बच्चों के विकास में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक या शारीरिक। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो वाइगोत्स्की था उसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसका आंसर सीधा आंख बंद करके आप सामाजिकता की ओर जा सकते हो। वाइगोत्स्की ने बच्चे के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किस एक की भूमिका पर के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, तो सामाजिक कारक के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है वाइगोत्स्की ने दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला पता है कि जो बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है, बुद्धि लब्धि जो होती है यानी कि इसको IQ बोलते हैं। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मानसिक आयु, मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु इंटू 100 डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब अगर इस क्वेश्चन के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 16 साल का एक 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है, यानी कि IQ लेवल उसका 75 है, इक्वल टू मानसिक आयु हमको उसकी निकालनी है, ठीक है। मानसिक आयु हमने उसकी निकालनी है, मानसिक आयु इंटू 100 डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु उसकी 16 साल है दोस्तों। तो ये 16 75 के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए चले जाएगा, इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू मानसिक आयु, ठीक है दोस्तों। तो ये निकल जाएगा अब आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 4 से इसको काट लेते हैं तो 4 से ये 4 बार कटेगा और 4 से ये 25 बार कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये लगभग दोस्तों आपका, शायद मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, 25, हाँ सही है। लगभग 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो 3.1 यहाँ पर आएगा। तो 25 से हम 76 को काटेंगे तो 25 से 75 हो गया, एक बच रहा है। और यहाँ पर लग जाएगा आपका 1 के पीछे 0 तो 10, फिर एक 0 लगाएंगे और 4, ठीक है। और ये 4 भी बचा हुआ है, तो 3 चक्को 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन में लगभग में नहीं है, तो 12 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को रख करके कर सकते हैं। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है उसको याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर कौन सा विकल्प सही है, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, ठीक है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, बिल्कुल निदान के माध्यम से हम पकड़ पाते हैं बच्चों को, और उसके बाद बच्चे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर क्या सही है कि निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। कौन सा विद्यालय आधारित
मूल्यांकन। ऑप्शन और भी हैं इसमें, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। नहीं दोस्तों, जो निदान के माध्यम से, निदान यानी कि जब हम उसका के बारे में पता करते हैं बच्चे के बारे में, तो उसके बाद हम उसका उपचार करते हैं। तो मूल्यांकन में निदान करना भी एक प्रकार का क्या है, मूल्यांकन ही है, जिससे हमें बच्चे की कमियों के बारे में पता लगता है और हम उसके बारे में अधिक बता सकते हैं। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही क्या है कि सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो संगति की आवश्यकता होती है दोस्तों। प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता बिल्कुल होती है। भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता और नियमित रूप से शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। तो दोस्तों जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित नहीं है वो है आपका भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहती है जिस समय वो बच्चे रहते हैं। यद्यपि उनके पेरेंट्स को तो उनकी भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है। और इफेक्ट डालती है उन पर संगति की अवस्था या प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता से भी उन पर इफेक्ट पड़ता है। और नियमित रूप से अगर उनसे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल रहे हैं तो भी वो समाज में मनोवैज्ञानिक तौर पर परेशान रहते हैं दोस्तों। लेकिन भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है दोस्तों, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकता है वो भाव से कहीं ना कहीं होती है। तो भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया, ठीक है। पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया, ठीक है। तो किसके महत्व का कारण बताया? आपको वाइगोत्स्की वाला पहला क्वेश्चन भी आ रखा है अभी इसी वीडियो में। तो वाइगोत्स्की में मैंने आपको बता रखा है कि वाइगोत्स्की जहाँ भी आता है वहाँ आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर है कि पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया। किसके? ऑप्शन एक है चिंतन प्रक्रिया, सामाजिक संपर्क, भौतिक कारक या पर्यावरणीय कारक। तो दोस्तों सामाजिक संपर्क यानी कि सामाजिक विकास का सिद्धांत है वाइगोत्स्की का, तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, सामाजिक संपर्क के महत्व का कारण बताया था वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या बात कही है उसने कि संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतर स्तर होता है। तो दोस्तों वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों ये चीज़ इसने कही थी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। उसने क्या कहा था कि संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये कहा था वाइगोत्स्की ने। जबकि पियाजे ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास में पर्यावरण और वंशक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आप क्लियर याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार, कोहलबर्ग का नैतिक मूल्यों का सिद्धांत था, ठीक है। तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। बिल्कुल कठोर निर्देश तो ये एक प्रकार का बिल्कुल गलत हो जाता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व ज़्यादा नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर और नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो दोस्तों कोहलबर्ग ने नैतिक मूल्यों की ही बात की, और ये बात सत्य है कि बच्चों के अंदर अगर बच्चों के सामने नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाएं कराएंगे तो उनका नैतिक विकास जरूर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 क्लियर हो जाएगा कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ठीक है, बच्चों का नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। और यह कथन है आपका कोहलबर्ग के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। आपने पियाजे की चारों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों।
एक पहली जो अवस्था होती है ज्ञानेंद्रिय अवस्था होती है, एक औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक। तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था तो पहली अवस्था होती है दोस्तों, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक दूसरी अवस्था होती है दोस्तों, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था या फिर इसको अमूर्त अवस्था भी बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी अवस्था होती है दोस्तों। ये कौन सी अवस्था होती है? तीसरी। और मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था होती है चौथी दोस्तों। इसके बारे में मैं पिछली वीडियोज में काफ़ी बात कर चुका हूँ। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी होगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी दोस्तों, रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, और उसके बाद चौथा ऑप्शन है गर्भावस्था की विशेषताओं की का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र हमेशा दोस्तों गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन को बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मूल्यांकन का क्षेत्र है, मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है? सीमित है, असीमित है, संकुचित है या व्यापक है? तो दोस्तों मूल्यांकन का क्षेत्र हमेशा क्या होता है? व्यापक होता है, और इसीलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा भी हमारे सामने आई है दोस्तों। तो व्यापक मूल्यांकन, तो मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ? सामूहिक बुद्धि परीक्षण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड टीईटी की दृष्टि से। आपको बता देना चाहूँगा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम हुए थे अमेरिका में, और ये हुए थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फौजियों के ऊपर। इसमें दो प्रकार के सामूहिक बुद्धि परीक्षण हुए थे। एक हुआ था आर्मी अल्फा, ठीक है, आर्मी अल्फा, ठीक है, और आर्मी बीटा। दो प्रकार के क्या हुए थे? बुद्धि परीक्षण हुए थे। ठीक है, अब जो बुद्धि परीक्षण हुए थे आर्मी अल्फा उन सैनिकों का किया गया था दोस्तों जो अंग्रेजी बोलते थे, और जो अनपढ़ और जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बात करते थे उनका आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण कराया गया। तो ये पूछा जाता है कि आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा क्या है? तो ये बुद्धि परीक्षण के एक प्रकार हैं जो कि अमेरिका देश में हुए थे और 1914 में किए गए दोस्तों ये। ठीक है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो सैनिकों की भर्ती हुई थी, तो उस समय सैनिकों का क्या किया गया था? आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण कराया गया था अमेरिका में। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में हुए? तो अमेरिका में हुए। और वो कौन कौन से बुद्धि परीक्षण थे? पहले आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं दोस्तों आज की डेट में। तो बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न, स्पीयरमैन, विलियम कॉक्स या बिने साइमन। तो बुद्धि के एक तत्व का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था बिने ने और साइमन की सहायता से 1904 में। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता भी कहा जाता है इनको। 1904 ईस्वी में बिने साइमन ने क्या दिया था? बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत दिया था दोस्तों, इसे याद रख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक है, यानी कि बुद्धि के द्वितत्व या द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक किया था स्पीयरमैन ने, आपको याद होना चाहिए, स्पीयरमैन ने। और इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि बताई थी, एक होती है जी और एक होती है एस। ठीक है, तो जी का मतलब सामान्य बुद्धि और एस का मतलब विशिष्ट बुद्धि दोस्तों, याद रखेंगे कि जी, उन्होंने कहा कि जी प्रत्येक व्यक्ति में होती है लेकिन एस कुछ कुछ लोगों में होती है। ठीक है, तो इस पर व्यापक चर्चा की जाएगी, लेकिन अभी आप याद ये रख लीजिए कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो स्पीयरमैन। और कई बार इनका पूछ लेता है वो कि एस का मतलब क्या था? एस बुद्धि, एस प्रकार की बुद्धि क्या है? तो स्पेसिफिक बुद्धि या फिर विशिष्ट बुद्धि भी कहा जाता है एस प्रकार की बुद्धि को। ठीक है, और जी का मतलब सामान्य बुद्धि, जनरल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। तो द्वितत्व सिद्धांत आपका स्पीयरमैन का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तारुण्य अवस्था तारुण्य अवस्था किस वर्ष तक मानी जाती है? दोस्तों तारुण्य अवस्था आपको पता होना चाहिए कि एक किशोरावस्था का पार्ट होता है ये। ठीक है, तो तारुण्य अवस्था जो माना जाता है, यहाँ पर ऑप्शन है 14 से 18 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, 10 से 14 वर्ष या 15 से 18 वर्ष। तो तारुण्य अवस्था जो मानी जाती है मुख्य रूप से वो मानी जाती है 12 से 14 वर्ष के बीच में। और ये किसका भाग है? किशोरावस्था का भाग है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप लोग। 12 से 14 वर्ष की अवस्था में तारुण्य अवस्था भी कहते हैं, जो कि किशोरावस्था का ही एक पार्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एडोलसेंस नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? एडोलसेंस का मतलब ही किशोरावस्था होती है दोस्तों, और किशोरावस्था आपको पता है कि 12 से 18 वर्ष के बीच एडोलसेंस होता है। ठीक है, तो एडोलसेंस नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो प्रकाशित कब हुई थी, लेकिन इस पुस्तक को लिखा किसने था? ये स्टैनले हॉल ने लिखी थी दोस्तों। ये पुस्तक किसने लिखी थी? एडोलसेंस पुस्तक स्टैनले हॉल ने लिखी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1904 में इसका क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। एडोलसेंस नामक पुस्तक 1904 में स्टैनले हॉल द्वारा प्रकाशित की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे दोस्तों, वो आपको कई जगहों पर अलग अलग में मिल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है जीन प्याजे, बिने, हावर्ड गार्डनर और इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे दोस्तों हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इनका मानना ये था कि बुद्धि के विभिन्न प्रकार होते हैं, यानी कि बहुत सारे कारकों के द्वारा बुद्धि का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, तो हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो एक तत्व का सिद्धांत बिने साइमन ने दिया था, द्वितत्व सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था, बहुकारक सिद्धांत दिया था हावर्ड गार्डनर ने। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, आप लोग एक बार जरूर इस चीज़ को स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थे, तो ये आपके सामने मैं ले आया हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी बताई है? हीन यानी कि जो जड़ जड़ बच्चे होते हैं, तो यूनेस्को ने जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी बताई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 0 से 19 वर्ष, 0 से 19, 20 से 30, 0 से 7 या 0 से 12। तो यूनेस्को के द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि बताई गई है 0 से 19 बताई गई है दोस्तों, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है? आनुवांशिकता और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन है विचार, अनुभव, मस्तिष्क या बुद्धि। तो दोस्तों आनुवांशिक और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का जो परिणाम होता है वो होती है आपकी बुद्धि दोस्तों। आप क्योंकि बुद्धि पर आनुवांशिकता और पर्यावरण का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो इसलिए आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रियाओं का परिणाम होती है बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। बुद्धि के कितने प्रकार हैं? बुद्धि के कितने प्रकार हैं, ये क्वेश्चन भी एक थोड़ा विवादास्पद क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बुद्धि के कई प्रकार बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, क्योंकि वो सर्वमान्य मानी जा रही है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार हैं दोस्तों, याद रखेंगे कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। उन्होंने एक सामाजिक बुद्धि की बात करी थी, एक यांत्रिक बुद्धि की बात करी थी, ठीक है ना, और एक अमूर्त बुद्धि की बात करी थी। तो 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी थॉर्नडाइक ने, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, याद रखेंगे। ठीक है, तो बुद्धि 3 प्रकार की मानी जाती है अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। अन्यथा कहीं पर आप 4 भी देख सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा विवादास्पद बन जाता है। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो यही पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो आप कह देना 3 प्रकार होते हैं। तो ये चीज़ आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? तो ये चीज़ मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन है टर्मन, थॉर्नडाइक, साइमन या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। पहला यांत्रिक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो आपका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में एक कारक जी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों एक कारक जी और एक कारक एस है। ठीक है, तो जी का मतलब सामान्य कारक और एस का मतलब विशिष्ट कारक। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में एक कारक जी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आनुवंशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या वैश्विक बुद्धि। तो स्मॉल जी का मतलब है सामान्य बुद्धि से इसका मतलब है दोस्तों। ये चीज़ पर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, द्विकारक सिद्धांत भी दिया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है गैल्टन के द्वारा, विने के द्वारा, विलियम स्टर्न के द्वारा या टर्मन के द्वारा। तो बुद्धि लब्धि या आईक्यू
की जो परिभाषा दी थी दोस्तों वो दी थी आपकी विलियम स्टर्न के द्वारा दी गई थी ये, ठीक है। और बिने और साइमन ने बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण अलग चीज़ है, बुद्धि लब्धि अलग चीज़ है दोस्तों, ठीक है। बुद्धि लब्धि बाद में बनाई गई, ठीक है, जब उन्होंने देखा कि बिने ने बुद्धि परीक्षणों की खोज कर ली है, तो उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए विलियम स्टर्न ने क्या किया, आईक्यू की अवधारणा बनाई थी दोस्तों, ठीक है। तो उसमें नंबर दिए जाते हैं। तो विलियम स्टर्न ने आईक्यू की खोज करी समझो, या फिर बनाई, और बिने और साइमन ने आपका ये कह सकते हैं कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। एक प्रश्न है ये कि यदि पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए डैश की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सोचने वाली बातें हैं दोस्तों। तो इसके लिए सामान्य चिंतन की जरूरत पड़ेगी, अभिसारी चिंतन की जरूरत पड़ेगी, समस्या समाधान की जरूरत पड़ेगी, या सृजनात्मक चिंतन की जरूरत पड़ेगी। तो सृजनात्मक चिंतन में ज्ञान का निर्माण होता है दोस्तों, और इस तरीके से आदमी चिंतन करने लगता है कि वो अपने ज्ञान, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान का निर्माण करे। क्योंकि पृथ्वी पर वर्षा हो रही है, और एक बच्चा अगर इस तरीके से सोचता है कि अगर पृथ्वी पर वर्षा होना सदा के लिए रुक जाए तो क्या होगा, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसके अंदर सृजनात्मकता की भावना उत्पन्न हो रही है, और वो कहलाएगा सृजनात्मक चिंतन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। तो जब सीखी जाने वाली सामग्री, यहाँ पर ऑप्शन है जटिल और व्यापक हो, मौजूद ज्ञान से जुड़ी हो, अव्यवस्थित और असंगठित हो, और उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जब कोई चीज़ सिखाई जा रही है तो विद्यार्थी बेहतर कैसे सीख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौजूदा ज्ञान से जुड़ी। अगर सीखी जाने वाली सामग्री मौजूदा ज्ञान से संबंधित हो, ठीक है। सीखी जाने वाली सामग्री यानी कि जो हम सामग्री का प्रयोग करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जो प्रयोग करते हैं हम, उससे बच्चा तभी सीख पाएगा जब वो मौजूदा ज्ञान से, यानी कि जो समय ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, तो ज़्यादा बेहतर बच्चे सीख पाएंगे दोस्तों। तो ये इसका हो जाएगा कि मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, तो 2005 का जो एनसीएफ 2005 था, तो उसके अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, तो ये बात भी नहीं है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, बिल्कुल इसका तो घोर विरोध किया गया था। और बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सृजनात्मकता होती है उनके अंदर, और बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यही बात एनसीएफ 2005 के अनुसार कही गई है, ठीक है दोस्तों, कि बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज। देखो, कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना, उसके बाद कार्य करना, और परिणामों का मूल्यांकन करना। निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। कौन सी प्रक्रिया का चरण है। आरोपण, नकल, समस्या समाधान या निष्क्रिय ध्यान। तो दोस्तों, समस्या समाधान के ये महत्वपूर्ण चरण है कि कठिनाई की पहचान करना, फिर लक्ष्य निर्धारण करना, संभावित समाधान क्या होगा, परिणामों की खोज, उसके बाद उन परिणामों का मूल्यांकन भी करना। ये सारा समस्या समाधान में होता है दोस्तों, समस्या समाधान का एक चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया वह कार्य कैसा होगा। पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, बिल्कुल गलत है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तों। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित कराना, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप भाग रहे हो पाठ्यक्रम के चक्कर में और कुछ ही बच्चों से, जो बच्चे आपको पसंदीदा हैं, उन बच्चों से बार बार आप जवाब पूछ रहे हो, तो इसका मतलब आप अन्य बच्चों से उन समानता के अवसर से उनको क्या कर रहे हो, वंचित कर रहे हो दोस्तों। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, ठीक है।
वास्तव में क्या है, कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करेगा? प्रतियोगिता और संज्ञान, संज्ञान और संवेग, आनुवंशिकता और निष्पादन, आनुवंशिकता और वातावरण। ठीक है, तो कोविड-19 नकारात्मक रूप से प्रभाव डाला है, तो जिससे उनके संज्ञान और संवेग पर क्या हुआ है, प्रभाव पड़ा है। तो संज्ञान और संवेग को ये स्पष्ट करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, सर्वेक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि। प्रश्नावली विधि, सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, ये सारे दोस्तों बच्चे के ज्ञान को टटोलने के लिए होती है। लेकिन अगर किसी संस्था या किसी मनुष्य के मानसिक लेवल को जांच करना, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है केस स्टडी में। ठीक है, तो संस्था विद्यालय है और बालक के बारे में, बालक क्या कर रहा है, बालकों के पलायन के कारणों पर हम क्या कर रहे हैं, तो केस स्टडी करेंगे वहाँ पर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, यहाँ पर है सहनशीलता। सहनशीलता मानसिकता से जुड़ी हुई है दोस्तों। सामंजस्य की योग्यता, सामंजस्य की योग्यता भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अपरिपक्वता, अपरिपक्वता दोस्तों शारीरिक और मानसिक दोनों से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें मानसिक विकास की अवस्थाओं को भी देखा जाता है और शारीरिक विकास की अवस्थाओं को भी देखा जाता है। इसलिए अपरिपक्वता मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं कहलाएगा दोस्तों, या फिर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों का लक्षण है ये, इसलिए इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा अपरिपक्वता दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय